So now it starts the new economic policy which states that कि जो आज तक सरकार ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, हमने एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियल में और फॉरेन ट्रेड में सब में रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। एग्रीकल्चर में तो नहीं, लेकिन इंडस्ट्री में लगा रखे हैं। सबकी सब इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के अंडर रहेंगी। 3 कैटेगरीज रहेंगी, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्री रिजर्व है, शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्री रिजर्व है, जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर भी अपनी ओनरशिप कर सकता है। सिर्फ शेड्यूल बी में वो भी सरकार के साथ में पार्टनरशिप कर सकता है, वो भी 50% से कम। और शेड्यूल सी में प्राइवेट सेक्टर अपनी इंडस्ट्रीज खोल सकता है, वो भी लाइसेंसिंग लेने के बाद में। ये सब रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। और फॉरेन ट्रेड में क्या रिस्ट्रिक्शंस लगे रखे हैं, जो सामान हमारे देश में बन सकता है वो विदेशों से इंपोर्ट नहीं किया जाएगा, और अगर किया जाएगा तो उसके ऊपर हाई टैरिफ्स और कोटास लगाए जाएंगे। तो अब 1991 में सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक, फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के प्रेशर में आकर के लोन लेने के लिए हमें जो है ये सब रिस्ट्रिक्शंस को हटानी पड़े। यानी कि अब ना तो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर कोई अंकुश है, वो चाहे तो कोई भी फैक्ट्री खोल सकता है, कहीं पर भी खोल सकता है, कोई लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं है, कोई उसको एक्सपेंशन के लिए पूछने की जरूरत नहीं है। कौन सी वो इंडस्ट्री खोलना चाहता है, कोई इंडस्ट्री रिजर्व नहीं है, ना शेड्यूल ए है, ना शेड्यूल बी है, ना शेड्यूल सी है। सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज छोड़ी गई जो कि गवर्नमेंट अंडर रहेंगी, बाकी सब कुछ प्राइवेट सेक्टर भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये यू टर्न हुआ ना एक, कहा तो आप कह रहे हैं सब कुछ हम गवर्नमेंट के अंडर रखेंगे, कहा सब कुछ आपने किसको दे दिया, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। तो सरकार ने यू टर्न लिया, किस लिए लिया, क्योंकि हमारे देश के हालात इतने खराब थे और हमने पढ़ना है उस यू टर्न में क्या क्या कुछ किया गया। तो उस यू टर्न को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला आता है यहाँ पर लिबरलाइजेशन, सेकेंड है प्राइवेटाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट आर ऑल दीज पॉइंट्स, एंड द थर्ड वन इज ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मीन्स आजादी देना, लिबरल, हमें छूट दे दो, हम पे कोई भी अंकुश मत लगाओ। सेकेंड इज प्राइवेटाइजेशन, जो इंडस्ट्रीज लॉसेस में चल रही हैं उन सभी को प्राइवेटाइज कर दिया जाए। सरकार कोई भी नुकसान वाली इंडस्ट्रीज नहीं झेलेगी। सिर्फ बेसिक को छोड़ के एजुकेशन और हेल्थ हो गया, इसके अलावा सरकार ने कहा जितनी इंडस्ट्रीज नुकसान में चल रही है सबकी सब प्राइवेटाइज कर दी। और तीसरा ग्लोबलाइजेशन, यानी कि अब हम अपना सामान किसी भी देश में बेच सकते हैं, वो तो पहले बेच सकते थे, लेकिन विदेशी अपना कोई भी सामान अपने देश में बेच सकते हैं। पहले क्या थे, रिस्ट्रिक्शंस थे। 1991 से पहले यहाँ सिर्फ 2 कारें बिकती थी, एम्बेसडर और फोर्ड, उसके अलावा कोई कार नहीं बिकती थी हमें, ना कोई प्राइवेट बैंक से, ना कोई अप्लायंसेज ऐसे होते थे जो हम घर में अप्लायंसेज यूज करते हैं, सैमसंग और वर्लपूल, ये कुछ भी नहीं मिलता था। जो है अपने देश का है तो ठीक है, वरना वो भी नहीं मिलेगा। तो अब सबके सब रिस्ट्रिक्शंस खत्म, कोई भी देश आगे अपना सामान यहाँ पर बेच सकता है, वो कहता है ग्लोबलाइजेशन। तो अब इन सब रिफॉर्म्स के लिए क्या क्या चेंजेस करे गए, क्या क्या कुछ करा गया, उसको आपने अब डिटेल में पढ़ना है। पहले हम स्टार्ट करते हैं लिबरलाइजेशन। मार्क्स सबने मीनिंग करा हुआ है। Liberalization means removal of entry and growth on the restrictions of the private sector. Entry यानी कि कोई भी फैक्ट्री खोल सकता है प्राइवेट सेक्टर, और जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं प्राइवेट सेक्टर के ऊपर वो सभी कुछ रिमूव कर दिया जाए, ताकि प्राइवेट सेक्टर अपने आजादी से काम कर सके। ओके, अब उसके लिए कौन कौन से काम करे गए, यहाँ पर 5 तरीके से रिफॉर्म्स करे गए। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स, foreign exchange reforms, or trade and investment policy reforms. So first of all, we are starting under liberalization, financial sector reforms. So Mr. industrial policy reforms. Okay. Now starting with the industrial policy reforms में सबसे पहले हमारे पास में आता है यहाँ पर रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। जो भी लाइसेंसेस प्रोसेस पढ़ाया था आपको मैंने, अगर कोई नई फैक्ट्री खोलनी है प्राइवेट सेक्टर को, उसके लाइसेंस चाहिए, उसको एक्सपैंड करना है उसके लाइसेंस चाहिए, डाइवर्सिफाई करना है उसके लाइसेंस चाहिए। अब लाइसेंस चाहिए ही नहीं, आपके जैसा मन करे वैसी फैक्ट्री खोले, आप भले 5 करोड़ लगाएं, भले 20 करोड़ लगाएं, कोई आपसे पूछेगा नहीं। तो यहाँ पर
ये सभी के सभी जो लाइसेंसिंग की पॉलिसी थी वो खत्म कर दी। हाँ, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज, लिक्वर, डिफेंस इक्विपमेंट और इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, इनके लिए आपको जो है लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, उनके लिए सेटअप करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए वो लाइसेंस की जरूरत है, बाकी किसी भी इंडस्ट्री के लिए लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं है। सेकेंड इज डिक्रीज इन द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। जहां पहले पब्लिक सेक्टर को सभी के सभी इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के अंडर थी, 17 इंडस्ट्रीज रिजर्व थी शेड्यूल ए में, शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज रिजर्व थी, वो सब रोल खत्म कर दिया गया। अब सिर्फ रह गई 3 इंडस्ट्रीज, वो भी शेड्यूल ए वाली, बी और सी तो खत्म ही हो गया। सिर्फ डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी और रेलवे, क्योंकि डिफेंस किसी हाथ में दे देंगे तो भैया पता नहीं क्या कुछ कर देगा वो, देश की सुरक्षा की बात है। एटॉमिक एनर्जी कई बार हमला कर देगा लड़ाई तरीके से, भैया तुमने एटॉमिक पावर का यूज कर लिया, सबके साथ फंसेंगे उसमें तो इसलिए ये जो 3 चीजें हैं, डिफेंस, एटॉमिक और रेलवे, इसके अलावा आप शिप्स बनाइए, रेलवे कोचेस बनाइए, वो एयरक्राफ्ट बनाइए, जो कुछ भी प्रोड्यूस करिए, यू आर फ्री। ओनली फॉर दीज इंडस्ट्रीज यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर नहीं आ सकता है, बाकी सब जगह पर प्राइवेट सेक्टर अपनी ओनरशिप कर सकता है। थर्ड इज डीरिजर्वेशन फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। What are told about the reservation of the small scale industries? याद है किसी को? जो प्रोडक्ट्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाएंगी लेबर इंटेंसिव टेक्निक से, उन प्रोडक्ट्स को लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज नहीं बनाएंगी, किससे? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से। वो रिजर्वेशन भी खत्म कर दिया गया। अब जो लार्ज स्केल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री समझो खत्म ही हो गई बिल्कुल, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, क्योंकि वहां पे भी प्रोडक्शन नहीं होता था, सिर्फ लोग पैसे लेने जाते थे, बस काम तो वहां पे होता ही नहीं था, क्योंकि सबके सब नुकसान में चल रही है। तो जितने भी रिजर्व हमें प्रोडक्ट्स थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, उसको भी खत्म कर दिया गया। एंड फोर्थ वन इज रिमूवल ऑफ द MRTP एक्ट। MRTP एक्ट का मतलब है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, जिसमें कि जब भी कोई नई कंपनी आएगी, बड़ी कंपनी आएगी, उसको अपने अमालगमेशन के लिए, मर्जर के लिए, एक्सपेंशन के लिए अप्रूवल लेने की जरूरत है, ताकि प्राइवेट सेक्टर के हाथों में ज्यादा कंट्रोल ना जाए। अब वो उस एक्ट को भी खत्म कर दिया गया, कोई अब वैल्यू नहीं है MRTP एक्ट की। आप चाहें तो जहां पर मर्जी आए, अब देखिए जितनी भी MNCs है मोस्टली कहां पर होती है? वो दिल्ली, गुड़गांव, हैदराबाद, मेट्रो सिटीज में होती है, क्योंकि सुविधाएं ज्यादा होती है, स्किल्ड लेबर मिलती है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा मिलती है। छोटे शहरों में क्यों नहीं आती है वो सब ऐसी इंडस्ट्रीज? क्योंकि वहां पे उनको इतना सुविधा नहीं मिलती ना तो ट्रांसपोर्टेशन की मिलती है, ना ही स्किल्ड लेबर मिलती है। तो अब उनकी इच्छा है जहां पर चाहे वो सेटअप कर सकती हैं। पहले सरकार ने ये रिस्ट्रिक्शन लगा रखा था कि आप इनको बैकवर्ड एरियाज में सेटअप करेंगे, लेकिन अब रिस्ट्रिक्शन सारे रिमूव कर दिए गए। तो ये हुई हमारी पहले तरह की रिस्ट्रिक्शंस लिबरलाइजेशन में, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म्स। नाउ अंडर द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फर्स्ट वन इज चेंज इन द रोल ऑफ RBI। जहां RBI पहले एक रेगुलेटर की जगह था, रेगुलेटर, फैन का रेगुलेटर देखा ना, कंट्रोल करता था, अब क्या हो गया? वो फैसिलिटेटर, आपको सुविधा दे रहा है ना, रिमोट वाली सुविधा दे रहा है, आपका जो मन कर रहा है वो करें, बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, जो एज यू विश। सो नाउ द रोल ऑफ RBI हैज चेंज्ड फ्रॉम अ रेगुलेटर टू अ फैसिलिटेटर, यानी कि अब जिसको जितना लोन चाहिए, जिस भी सेक्टर के लिए चाहिए, कितना आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, वो सब सुविधाएं सरकार ने देनी, RBI ने देनी शुरू कर दी। सेकेंड इज ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स। 1990 से पहले यहाँ पर कोई प्राइवेट बैंक नहीं होता था, सिर्फ सरकारी बैंक। उसमें अगर आपको काम है तो आपको कई कई दिन इंतजार करना पड़ता है, एक चेक कैश कराने के लिए 15 दिन, 20 दिन, मन नहीं है तो नहीं होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन रहेंगे यहाँ पर सरकारी बैंक। But now their monopoly has been removed. In the year 1990, there was the origin of the private bank. और क्या कौन से बैंक है? ICICI, HSBC, जिससे कि कस्टमर्स को बेनिफिट हुआ, फैसिलिटीज मिली, उनको समझ में आया वाकई बैंक्स क्या होते हैं, सिर्फ एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं बैंक्स हमें सुविधा देते हैं। तो प्राइवेट बैंक्स ने जो है, प्राइवेट बैंक्स का ओरिजिन हुआ। थर्ड इज इंक्रीज इन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो विदेशी बैंक हमारे भारत में इन्वेस्ट करते हैं, इसको हम नाम देते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जैसे मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स। आज आप सुनते हो कई सारे पेंशन फंड चलते हैं, सुना है ऐसा कभी? म्यूचुअल फंड चलते हैं, कहीं से उसमें ऐड भी आते हैं, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सुना है सब कुछ? 90 से पहले ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं आ सकता था। इसमें क्या होता है, आप जैसे अपना पैसा जमा के रखते हैं, आपसे कहते हैं 4 साल में दुगना हो जाए, कैसे हो जाएगा? वो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, कई बार पैसा बढ़ भी जाता है, कई बार पैसा घट भी जाता है।
अगर शेयर मार्केट अच्छी चल रही है, पैसा आपको बड़ा मिल जाएगा, और अगर बिल्कुल डूबी हुई है तो हो सकता है आपने जितना दिया है ना 50,000 दिया, 50 ही ऑप्शन मिले 5 साल बाद, लेकिन आप उसको क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ होता है नीचे, उसमें क्लॉज में लिखा हुआ होता है अगर मार्केट की कंडीशन अच्छी नहीं रही तो आपको इतना नहीं मिलेगा। ऐसे इंश्योरेंस पॉलिसी कई होती है, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, पेंशन फंड्स होते हैं। तो इस तरीके की ये सब चीजें भी यहाँ पर इंडिया में आनी शुरू हुई, जिसमें कि लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया, और कई लोग ऐसे भाग भी जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो अगर आप किसी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन से ज्वाइन होंगे तो उसमें वो ऐसे रन आउट नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज इन द एक्सपेंशन प्रोसेस। पहले सरकार की मर्जी होती थी कि बैंक्स कहाँ पर सेटअप होंगे, जैसे बैंक्स की तो कई ब्रांचेस है ना, एसबीआई चाहता है अपनी ब्रांचेस को मेनली शहरों में खोलना, या कोई नया बैंक अपने आपको डेवलप करना ही चाहता है, मैं थोड़े बैकवर्ड एरियाज में सेटअप करूं, लेकिन वो सब कुछ पहले आरबीआई की मर्जी से चलता था। अब ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने चाहो तो बिजनेस को अपना कितना एक्सपैंड कर सकते हैं, बैंक्स को कितना एक्सपैंड कर सकते हैं, चाहे तो कितनी ब्रांचेस खोल सकते हैं, और अगर नहीं चाहते तो ब्रांचेस आप नहीं खोलिए, आपको जैसा मन कर रहा है वहां पे ब्रांचेस खोलिए। तो इस एक्सपेंशन प्रोसेस में भी ईज कर दिया गया अंडर द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। ये आंसर है। नेक्स्ट वन इज टैक्स रिफॉर्म्स। जो सरकार टैक्सेस देती है, जिनसे कि मेनली सरकार अपना पैसा कमाती है, रिसीव्स करती है, उनमें क्या चेंजेस करेगा, उनमें क्या रिफॉर्म्स लाएगा। फर्स्ट वन इज रिडक्शन इन टैक्सेस। सबसे पहले टैक्सेस को कम करा गया। पहले टैक्सेस बहुत ज्यादा हुआ करते थे 1990 से पहले, और उसमें क्या होता था, ज्यादातर लोग टैक्स को इवेड करते थे, और ज्यादा होने के साथ साथ में यहाँ पर रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम चलता था, जिस मैंने उस दिन बताया था आपको कि जिसकी जितनी ज्यादा इनकम होती थी उतने टैक्सेस उसके ऊपर कम लग जाते थे। लेकिन अब सरकार ने कर दिया प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, जिसकी जितनी इनकम बढ़ेगी उसके ऊपर टैक्सेस उतने ही ज्यादा बढ़ते जाएंगे, ताकि हायर इनकम ग्रुप से पैसा लेकर के हम लोग लोअर इनकम ग्रुप पे खर्च कर सके और इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम को रिड्यूस कर सके। तो टैक्सेस को रिड्यूस करा गया, साथ ही में रिग्रेसिव की जगह कर दिया गया प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, ताकि लोग टैक्सेस को अवॉइड ना करें। अब एक आम आदमी के ऊपर अगर नॉमिनल सा टैक्स होगा, सेविंग से वो टैक्सेस से बच सकता है, तो ठीक है, जिसमें पैसा ज्यादा है ठीक है, भरो टैक्सेस हमारे लिए। तो यहाँ पर जो है टैक्सेस को रिमूव कर दिया गया। सेकेंड इज रिफॉर्म इन द इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे बहुत सी जगह पर से हटाए गए, जैसे कि सेल्स टैक्स है, परचेज टैक्स है, काफी हद तरीके के टैक्सेस यहाँ पर रिमूव कर दिए गए। और उसके बाद में 2017 में एक और शुरू करा गया, क्या, जीएसटी। उसमें भी काफी हद तक टैक्सेस रिमूव करे गए। पहले 91 से पहले बहुत टैक्सेस हुआ करते थे, छोटे छोटे टैक्सेस, लेकिन अब वो सब रिमूव करके कम कर दिए गए, और 2017 में तो बिल्कुल ही जीएसटी लगा दिया गया सब टैक्सेस को रिमूव करके। थर्ड इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रोसेस। जिस प्रोसेस से आपने टैक्स भरना है, ये पहले 91 से पहले काफी कॉम्प्लिकेटेड हुआ करता था, लेकिन अब इसको इजी कर दिया गया, ताकि टैक्स पेयर आसानी से, ना कि ज्यादा कॉम्प्लिकेशन से पढ़ते हुए अपने टैक्सेस को पे कर सके। नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। Under the foreign exchange reforms, what do you mean? What is foreign exchange? Any foreign currency is known as foreign exchange. कोई भी foreign currency foreign exchange कहलाती है। और उसमें अब क्या रिफॉर्म्स करे गए, that now you have to study. First one is devaluation of rupee. बच्चों, डिवैल्यूएशन का मतलब होता है जबकि सरकार खुद से अपनी करेंसी की वैल्यू गिरा देती है ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़ सके, उसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन। और एक वर्ड और होता है डेप्रिसिएशन। जब डिमांड सप्लाई के फोर्सेस से करेंसी की वैल्यू गिर जाती है, मान लीजिए 60 से 65 रुपीज हो जाती है, तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर सरकार खुद से इस करेंसी की वैल्यू गिराती है, क्यों? क्योंकि उसके पास में बिल्कुल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ही नहीं, उसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कमाने हैं, तो वो अपने आप से 50 से 55 कर दे रही है, भले बाजार में डिमांड नहीं गिरी है, हम लोग उस अपनी वैल्यू गिरा दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन। तब सरकार ने खुद से डिवैल्यूएशन करा ताकि यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज आ सके, हम विदेशों से पैसा कमा सके और हमारे पास में कुछ रिजर्व्स आ सके, क्योंकि बिल्कुल पैसा ही नहीं है। और जब हम इस करेंसी की वैल्यू कम करते हैं, क्या होता है उस स्थिति में एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए अभी उस समय क्या होता, सरकार ने 17 से 25 रुपए करा था, उस समय पर $1 था 17 रुपए का, फिर सरकार ने कर दिया 25 रुपए का। अब क्या है, पहले विदेशियों को, फॉरेनर्स को
अपने $1 के बदले 17 रुपए का सामान मिल रहा है, अब उसी के बदले 25 रुपए का सामान मिल रहा है, वो सामान ज्यादा खरीदेंगे ना। भले हमारा सामान इतना अच्छी क्वालिटी का नहीं है, लेकिन तब भी कुछ तो सामान हमारा बिकेगा। तो फॉरेन करेंसी को कमाने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज को कमाने के लिए सरकार ने खुद से उस समय पर करेंसी को डीवैल्यू करा था 1991 में। ठीक, ये हम चेंजेस पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इज मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्सचेंज रेट। बेसिकली जो मार्केट डिटर्मिनेशन है, ये आपको मैंने फॉरेन एक्सचेंज रेट में चैप्टर में पढ़ा रखा है, वो जो है हमेशा डिमांड सप्लाई के फोर्सेस से होता था 1971 के बाद से। लेकिन हमारी सरकार बुद्धिमान, इन्होंने अभी तक एक्सचेंज रेट अपने अंडर रखा हुआ था कि अगर कोई भी फ्लक्चुएशंस होंगे तो हम उसको झेलेंगे। ठीक है, क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर रहना है, भले कितना नुकसान हो रहा है गवर्नमेंट को ये नहीं पता, लेकिन सब कुछ जो है गवर्नमेंट के अंडर रहना है। इसलिए इन्होंने अभी भी एक्सचेंज रेट अपने अंडर रखा हुआ था कि अगर ज्यादा बढ़ जाता तो सरकार अपने घर से भरती थी उसको। लेकिन अब सरकार ने बिल्कुल खत्म कर दिया ये, वो भी विदेशों के प्रेशर में आकर के, कि अब जो है सिर्फ मार्केट डिटर्मिनेशन रहेगा। अगर आप डिमांड ज्यादा बढ़ाएंगे तो एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, डिमांड कम कर देंगे एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सब एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं तो एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा, एक्सपोर्ट कम करते हैं एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा। यानी कि मार्केट डिटर्मिनेशन है, जैसे आप डिमांड करेंगे, जैसी आपकी सप्लाई होगी, जैसे आपकी टेक्नोलॉजी डेवलप करेगी, वैसे ही एक्सचेंज रेट सेट रहेगा। ठीक है, now this is known as the market determination of the exchange rate. Last one is trade and investment policy reforms. Trade investment is foreign trade. Now, under this first is removal of quantitative restrictions. यानी कि जो restrictions लगा रखे हैं, हमने कितना एक्सपोर्ट करना है, कितना इंपोर्ट करना है कंज्यूमर गुड्स के ऊपर, वो सभी कुछ क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, और थोड़ा बहुत रिमूव करा गया, और उसके 2001 में तो बिल्कुल ही खत्म कर दिए सबके सब टैक्सेस। नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी। 91 से पहले एक्सपोर्ट पर भी टैक्सेस लगते थे, यानी कि पहले अपने देश की जरूरत को पूरा करो तब बाहर बेचो। भले विदेशों में चीज डिमांड हो रही है, लेकिन पहले अपने देश की जरूरत को पूरा करो तो उसके बाद बाहर बेचना है। अगर ऐसे करोगे तो आपके टैक्सेस लगेंगे। नाउ इट इज ड्यूटी फ्री, एक्सपोर्ट्स के टैक्सेस को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। अगेन रिडक्शन इन द इंपोर्ट ड्यूटी, जो भी सामान इंपोर्ट करेंगे उसके बाद भी टैक्सेस हट जाएंगे। ये भी उन्होंने आईएमएफ के प्रेशर में आकर के किया, क्योंकि पहले के लोग विदेशों से सामान कम खरीदते थे, आज हम ज्यादा सामान खरीदते हैं। मोस्टली हमारे घर में हमारे पास चीजें होती हैं सब विदेशों की होती है, क्योंकि अब इंपोर्ट पे टैक्सेस नहीं है ना, सो दैट्स व्हाई इंपोर्ट ड्यूटीज वर रिमूव्ड। एंड आल्सो लास्ट वन इज रिलैक्सेशन इन द इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम। 91 से पहले तो लोग सोचते थे कि हम इंपोर्ट सामान को इंपोर्ट भी करेंगे, एक्सपोर्ट भी करेंगे। इतनी लाइसेंसिंग की इतनी ज्यादा प्रोसीजर्स मुश्किल होते थे कि लोग सोचते ही नहीं थे। तो अब क्या करा गया, उसके लिए भी बिल्कुल इजी कर दिया गया, आसानी से आपको लाइसेंस मिल जाता है, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं और अपने देश के और जो है अपना पैसा अर्न कर सकते हैं। मींस अब आपको ग्लोबली कनेक्ट कर दिया गया, आप आसानी से जो है अपने सभी के सभी बिजनेस को, ट्रेड को बढ़ा सकते हैं।